सबसे पहले बात हरिद्वार की, जहां पर सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो देखिए, सड़क के किनारे ये बस खड़ी थी, अचानक तेज आग लग गई इसमें। गनीमत रही कि बस में कोई मौजूद नहीं था, वरना जान जा सकती थी। देखिए किस तरीके से तेज आग फैली हुई है, धुएं का गुबार उठ रहा है और देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सड़क के किनारे ये बस खड़ी थी और एकदम से इसमें आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। राहत और गनीमत की बात यही थी कि बस के भीतर कोई नहीं था, वरना शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को बद्री केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून और आपदा के दौरान सड़कें बंद होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क कटने के हालात बन जाते हैं, लिहाजा इन क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटा दिया जाना चाहिए। यदि मैं कहूं कि जो रेलवे कनेक्टिविटी, आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना और वो भी ऋषिकेश से लेकर के योग नगरी से और आगे कर्णप्रयाग तक, जो तेजी से काम जिसमें हो रहा, प्रधानमंत्री जी कृपा दृष्टि। ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है, चार धाम, ये सारा है। और उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है, विनती की है कि वो केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार एक, और जिसमें 350 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है और 500 के लगभग उसकी जो है करोड़ की सेकंड फेज में और आगे जो रहेगा वो भी मैंने उनका आभार जताया और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप आए। पहली बार एक शिष्टाचार भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अपने परिवहन मंत्री गडकरी जी, कानून एवं संचार मंत्री रविशंकर जी, अपने पेयजल मंत्री शेखावत जी और ऊर्जा मंत्री राकेश सिंह जी से भेंट हुआ। साथ में ही अपने आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को भी मिलना विकासित कर दिया। ऐसे और भी लोगों से मेरी भेंट हुई। NS से डोभाल जी थे, नरसिम्हा जी रोके रहे हैं। और हरिद्वार में आपसी विवाद में लाठी डंडे चल गए। रोशनाबाद इलाके में दो गुटों में मारपीट हो गई। आपसी विवाद में दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए। तो हरिद्वार में बवाल हो गया। दो पक्षों में विवाद था, लेकिन देखते ही देखते स्थितियां बिगड़ी और लाठी डंडे दोनों पक्ष में चल गए। आप देखिए, पुलिस वहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी खड़े थे, लेकिन उनके बीच ही तनाव इतना बड़ा कि लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर उतारू होने को तैयार थे। हालांकि पुलिस मौके पर वक्त रहते पहुंच गई, इसलिए बड़ा बवाल होने से थम गया। हरिद्वार के रोशनाबाद इलाके की तस्वीर है, जहां पर आपसी विवाद में लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई। हरिद्वार की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आपस में लोग उलझे हुए हैं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ गया है। इसके साथ ही बाजारों में कुछ राहत भी दी गई। आज देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में दुकानें खोली गईं, जिसमें कपड़ों की दुकान, रेडीमेड दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर, फर्नीचर समेत दूसरे दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जाएंगी। राजधानी देहरादून में भी आज बाजार खुले हैं, जहां लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, लेकिन 45 दिन बाद खुले कपड़ों की मार्केट में सन्नाटा बना हुआ है। 8 जून से 15 जून तक बढ़े कोरोना कर्फ्यू में बाजारों को बड़े स्तर पर ढील दी गई है। ये ढील इसलिए भी दी गई है क्योंकि तमाम व्यापारी थे देहरादून के, वो नाराज थे। उनकी मांग थी कि राज्य सरकार बाजारों को खोले। उसके बाद आज राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बाजारों को खोल दिया गया है। कपड़े की दुकानें खुली हैं, रेडीमेड की दुकानें खुली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुकानें खुली हैं, साथ ही कंप्यूटर हार्डवेयर समेत तमाम फर्नीचर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक खुलेंगी। इस वक्त में देहरादून के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट यानी कि इंदिरा मार्केट में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकों का इंतजार है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। उनके अंदर अभी भी डर है कि यदि वो मार्केट में जाते हैं तो कोरोना का जो साया है फिर से ना मंडराने लगे। इसी वजह से इंदिरा मार्केट समेत जो यहाँ पर दूसरी कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ इसी तरह के नज़ारे हैं। दुकानों पर जो दुकानदार हैं वो आकर बैठ जरूर गए हैं, लेकिन अभी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और इस तरह से रहा तो संभवतः ये माना जा रहा है कि शाम जो 1 बजे तक दुकानें खुलेंगी वो बहुत कम वक्त है, और इतने कम वक्त में जो ग्राहक है वो नहीं आएंगे। एक दुकानदार हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि क्या सुबह से कोई ग्राहक आया है। बस अब क्या कोई दुकानदार अभी आया है या सुबह से ऐसे ही बैठे हैं? सर सुबह से तो अभी ऐसे ही बैठे हैं, ना बोनी हुई है ना बट्टा है, लेकिन जो टाइमिंग है सर सुबह ना रख के, जैसे रेडीमेड की दुकानें हैं या वो है उसे 10 बजे से के बाद रखी जाए। सुबह 8 बजे लोग अपना सब्जी पानी लेने जाएंगे या कपड़े लेने जाएंगे। जो रेडीमेड का समय है या और चीज़ व्यापार करने का समय है वो 10 बजे से और 5 बजे तक या 7 बजे तक रखा जाए, क्योंकि तब काम होगा। अगर 1 बजे तक तो क्या करेगा आदमी? अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है? जी नहीं, कुछ नहीं आया। इंतजार में बैठे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, देहरादून का विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये जिस तरीके की स्थितियां बनी है कि बाजार खोल दिए गए, लेकिन टाइमिंग वाली समस्या के चलते क्या लोगों को मुश्किल आ रही है कि ग्राहक नहीं मिल रहे हैं? जी, अवधेश देखिए, मुश्किल व्यापारियों के सामने है कि टाइमिंग को लेकर ज़रूर डिमांड कर रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मुख्य बाज़ारों को खोल दिया जाए। और जिस तरह से आज 45 दिन के बाद में मुख्य बाज़ार खुले हैं, यानी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक की उनकी टाइमिंग थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे। जो आदेश था उसमें फर्नीचर की दुकान हो, इलेक्ट्रिक पार्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, तमाम इस तरीके की आदेश दिए गए थे कि यही दुकान खुलेगी, लेकिन पूरा शहर, पूरी दुकानें खुली है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, घंटाघर चौक की ये तस्वीरें हैं, ये मुख्य बाजार भी है घंटाघर का। इस पे आप अंदाज़ा लगाइए कि पर्टिकुलर एक एक दुकान खुली है, चाहे वो चश्मे की हो, घड़ी की हो या किसी अन्य प्रकार, जबकि इस तरीके का आदेश नहीं था। पर्टिकुलर कुछ ही दुकानों को खोलने के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए गए थे। चहलकदमी आज पूरे शहर में बढ़ी हुई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और आवाजाही जरूर कर रहे हैं। व्यापारी संगठन इस बात की मांग सरकार से कर रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर जो माफ़ कीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर जो 1 बजे तक की टाइमिंग रखी गई है उसको बढ़ाकर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे कर दी जाए, क्योंकि अब ये जरूर माना जा रहा है क्योंकि सुबह अगर दुकानें खुल रही है बिल्कुल तो व्यवहारिक बात है, लेकिन अब ग्राहकों की प्रशासन इस पर क्या विचार करता है देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विनोद। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का विरोध शुरू हो गया उत्तराखंड में। जो बयान उन्होंने दे दिया था देवस्थानम बोर्ड को लेकर, गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड पर कहा था कि पुनर्विचार नहीं होगा। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर तीर्थ पुरोहित अड़े हुए हैं, और हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार होगा, लेकिन कल सतपाल महाराज ने बयान दिया कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, और इसके बाद विरोध शुरू हो गया है बयान का। गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने सतपाल महाराज के बयान का विरोध किया है। और पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सतपाल महाराज ने एक बार फिर से उस विरोध को हवा दे दी है जो तीरथ रावत के बयान के बाद शांत हो गया था।
बिल्कुल। अब देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो तीर्थ पुरोहित है और यहाँ के जो पांडा समाज है वो इस बात से काफी नाराज हैं कि सतपाल महाराज ने जो तीर्थ जो चारधाम स्थानम बोर्ड है उस पर पुनर्विचार की बात को पूरी तरह से नाकार दिया है। तो ये कह सकते हैं कि उस पर अब किसी भी तरह का विचार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही लेंगे, उन्होंने पहले ये कहा था कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन सतपाल महाराज क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं और धर्मस्थ मंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से उनका जो बयान है वो काफी मायने रखता है। उन्होंने ये बात भी कही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनकी बातचीत हुई थी, तो जिस बात को लेकर एक विरोध हो रहा था, जो लोग समझ रहे थे कि जो चारधाम पर जो बोर्ड बनाया गया है उसमें तमाम मंदिरों को रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बैठकर उन्होंने अपनी बात को समझाया कि इसमें सभी मंदिरों को शामिल नहीं किया गया है, छोटे मोटे 51 मंदिर और जो चारधाम के मंदिर है उनको शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल कहा कि इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, तो इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। और इससे पहले भी जो बोर्ड था उसको लेकर कई बार विरोध हुआ था। और बिल्कुल, लेकिन पंकज सवाल ये है कि जो धार्मिक मामले हैं उस पर आखिर सतपाल महाराज क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जब सीएम का बयान अलग है, सतपाल महाराज का बयान अलग है? ये आपसी टकराव है, आपसी समन्वय की कमी है, क्या है ये? क्योंकि पिछली बार भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने में किस तरीके से चीजें सामने आई थी, उस सबको पता है। देखिए, इसे हम समन्वय की कमी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई बयान देते हैं तो उसका बड़ा मायना होता है। और उन्होंने जो बयान दिया था कहीं ना कहीं सोच समझ के दिया था। उनकी घोषणा थी कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन सतपाल महाराज ने एकाएक बयान दिया है कि पुनर्विचार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये समन्वय की कमी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनकी इस विषय में बातचीत बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि ये जो बवाल अब फिर से एक बार शुरू हुआ है कितना लंबा जाएगा और स्थिति कब स्पष्ट होगी कि आखिर सीएम जो चाहते हैं वो होगा या जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चाहते हैं वो होगा। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। चारों धामों में सारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और सभी चारों धामों में आज हमने चारों धामों में सतपाल महाराज का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और आपके सामने अभी हमने सफलतापूर्वक इसका दहन किया। और लगातार जब तक हमारा देवस्थान में वापस नहीं लिया जाता, हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, एक लंबा विरोध चला था आप लोगों का, जब नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कहा पुनर्विचार करेंगे तो आप लोग शांत थे, लेकिन अब जब सतपाल महाराज ने कहा है तो क्या दुखी हैं आप लोग इससे? हमें इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि सतपाल महाराज जी ने जो है मुख्यमंत्री जी के बयान आने के बाद उन्होंने ऐसा कहा। और वो जो है धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, वो धर्म के प्रचार प्रसार में कहते हैं कि मैं धर्म गुरु हूँ, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको तो स्वयं विरोध में होना चाहिए था कि देवस्थानम बोर्ड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे सनातन धर्म पर जो प्रहार है। लेकिन अफसोस है कि वो इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि इनकी मंशा है कि इनका हरिद्वार से जो है मन नहीं भरा। इनका बहुत बड़ा आश्रम हरिद्वार में है, इनको लग रहा है कि हरिद्वार से काम नहीं चलने वाला, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री में भी जो अपना अड्डा जमाना है, इसी भावना से जो है ये जो है इसका समर्थन मतलब सेमवाल जी, आपका ये कहना है कि जो पर्यटन मंत्री हैं वो उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनके मन में उनकी नीयत पर सवाल है आप लोग को? जी बिल्कुल, हमें सवाल है, क्योंकि उनको तो ये स्टेटमेंट देना है, उन्हें तो स्वयं विरोध करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा बयान आ गया कि अब देवस्थानम बोर्ड में पुनर्विचार होगा और 51 मंदिर जो है बोर्ड से बाहर होंगे। और उसके बाद सतपाल महाराज जी आजकल जो है लगे हैं बोर्ड में सदस्य नामित होंगे, ये होंगे, वो खुरापात में लगे हैं। हम सारे तीर्थ पुरोहित इसका जो है घोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे मंत्रियों को तत्काल, जो मुख्यमंत्री के बयान के बाद ऐसा बयान देते हैं, इनको तत्काल जो है मंत्रिमंडल से जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। राजेश सेमवाल जी, लड़ाई आप लोगों की कहां तक जाएगी अगर ये चीजें बनी रहती हैं, असमंजस बना रहता है, तो क्या इसका असर आने वाले अगले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। अगर तीरथ सिंह रावत जी अपनी घोषणा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो तीर्थ पुरोहितों को मजबूर होकर के हम 11 तारीख से काली पट्टी बांध करके, जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि हम लोग जो काली पट्टी बांध करके गंगा मैया की पूजा करेंगे। और उसके बाद 21 तारीख से हम यहाँ पर कर्मिक अनशन करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी दशा में हम इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे जो सनातन धर्म पे। ठीक है, लेकिन राजेश सेमवाल जी,
एक सवाल और भी उठ रहा है कि सरकार का तर्क पहले ये रहा है कि अगर देवस्थानम बोर्ड बनता है तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, यात्रा बेहतर ढंग से होगी, आप लोगों को भी बेहतर मैनेजमेंट होगा। तो क्या उससे आपत्ति है आपको? इससे पूर्व ही मंदिर समितियां जो है जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में जो कार्य करती है। जिला प्रशासन जो है सारी यात्रा की व्यवस्था करती है और जो मंदिर का जो प्रशासन होता है उसको मंदिर समिति चलाती है। लेकिन आज जो है उत्तराखंड की सरकार को लगा कि जो हमने जो आईएसओ और जिलाधिकारी जिलों में बिठाए, क्या ये जो है काबिल लोग नहीं है जो इनको जो है एक बाबुओं को भी है दामों में बिठा रहे हैं, ये व्यवस्था को देखेंगे। और इससे पूर्व इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई नहीं। जिलाधिकारी के कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छी व्यवस्था चलती है। हमें इसको लेकर के बहुत दिक्कत है। हम इसको लेकिन सेमवाल जी, अगर आप जिलाधिकारी पर भरोसा कर सकते हैं तो सरकार पर भरोसा करने में क्या दिक्कत है? नहीं, जिलाधिकारी केवल यात्रा की व्यवस्था करता है, केवल की गाड़ियां कैसी आ रही, क्या यात्रा आ रही। मंदिर के प्रशासन में जिलाधिकारी का कोई दखल नहीं होता है। मंदिर का जो प्रशासन है, यात्रियों को दर्शन कराना, पूजा पाठ करना, गंगा जी की कब पूजा होगी, सब होगी, हम लोग करते हैं। जिला प्रशासन का कभी इस बार कोई। ठीक है, शुक्रिया राजेश सेमवाल जी, हमारे साथ आप जुड़े और तीर्थ पुरोहितों का आपने पक्ष रखा। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान का विरोध हो गया और तीर्थ पुरोहित सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सतपाल महाराज अब चारधाम में भी अपने आश्रम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए राज्य सरकार मई में ही वात्सल्य योजना लाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक इस योजना का शासनादेश जारी न होने की वजह से धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जिसे लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने गहरी नाराजगी जताई है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वात्सल्य योजना के धरातल पर लागू होने से जितना विलंब होगा, ये सीधे तौर पर उन अनाथ बच्चों के हितों का हनन होगा जो कोरोना काल में अपने माता पिता को खोकर अनाथ हो चुके हैं। अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ करी थी, जो कि कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक नहीं रहे, तो एक ऐसी महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, जिसको हमारा विभाग लगातार उसका प्रारूप तैयार भी कर रहा है। चूँकि हमारे विभाग के माध्यम से ही नहीं बल्कि इसमें समावेशी विभागों के माध्यम से भी इसमें सबकी सहमति की आवश्यकता है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी को इसकी पहल कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम यदि मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा सचिव का भी रोल है, यदि हम मुफ्त खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न सचिव का भी रोल है, यदि हम तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा के सचिव का भी रोल है। और बात उत्तरकाशी की, जहां अभी भी गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन इसी बीच एक महिला को यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। ये बीच रास्ते में फंस गई थी। इसके बाद इनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और इसके बाद 20 मिनट की मशक्कत के बाद महिला का रेस्क्यू करवाया गया। और अब बात रामनगर की। रामनगर में ढेला के पास एक हाथी बाइक सवारों के पीछे ही पड़ गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक में दो लोग रामनगर से ढेला की ओर जा रहे थे, तभी एक हाथी ने उनका रास्ता रोक लिया। वो यहां से उसके जंगल में जाने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। देखिए किस तरीके से बाइक के पीछे पीछे हाथी दौड़ रहा है और हाथी से दूरी होने के चलते बाइक सवार वहां से भागने में कामयाब होते, वरना इनकी जान पर बन आई। कभी इंसान अपनी तय मंजिल पर न पहुंचकर किसी और मकाम पर पहुंच जाए तो ऐसा कुछ गिने चुने लोगों के साथ होता है। ऐसा ही धारचूला तहसील के छोटे से कस्बे बलवाकोट के पंथा गांव के युवक वीरेन सिंह की कहानी है। वीरेन का सपना था डॉक्टर बनने का, पर वीरेन डॉक्टर बनने का वो मुकाम तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन बॉलीवुड के पर्दे पर कामयाब हो गए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे काम को इतना सराहा। मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आप सभी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।